इतिहास में ना जब हम बड़े और बहुत लंबे समय तक टिकने वाले साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है शायद रोमन साम्राज्य। या फिर मंगोलों का नाम आता है। बिल्कुल। रोमन साम्राज्य कुछ सदियों तक चला और फिर मतलब बिखर गया। हम्म लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत के ही एक हिस्से में वो जो रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियां है ना, वहां एक ऐसा राजवंश था जिसने एक ही क्षेत्र पर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक शासन किया। 1000 साल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। है ना? मतलब जब हम किसी पुराने किले के खंडेर देखते हैं तो वो बस बीते हुए कल का मलबा लगते हैं। हम्म लेकिन मेवाड़ के इस गुहिल राजवंश के मामले में वो पत्थर दुनिया के सबसे लंबे सर्वाइवल की एक ऐसी थ्रिलर कहानी बयां करते हैं जो किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। जी बिल्कुल। और इस विषय की गहराई वास्तव में चकित करने वाली है। हम्म। देखिए, ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि एक राजवंश ने लंबे समय तक राज किया। हम्म। इसका जो असली महत्व है ना, वो उन तंत्रों को समझने में है जिनके जरिए एक सभ्यता खुद को बचाए रखती है। सही बात है। जब हम राजस्थान के इस हिस्से का इतिहास पढ़ते हैं तो ये सिर्फ तलवारों की झंकार नहीं है। हम्म। ये पहचान, कूटनीति, अर्थशास्त्र और सामूहिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल ताना-बाना है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मतलब जो हमारा मुख्य मिशन है वो यही है। हम यही समझना चाहते हैं कि कैसे एक छोटे से स्थानीय योद्धा समूह ने इतनी बड़ी नींव रखी। हम आज कई ऐतिहासिक नोट्स, ग्रंथों और शिलालेखों को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, लेकिन मेवाड़ की इस कहानी में गोता लगाने से पहले ना मुझे स्रोतों में एक बहुत ही उलझाने वाली चीज मिली। अच्छा, क्या? हम्म। जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये लोग आखिर थे कौन, मतलब राजपूत कौन है, तो मुझे लगा कि मुझे कोई एक स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। हम्म इतिहास में स्पष्ट जवाब बहुत कम मिलते हैं। वही तो, वहां तो मुझे लगा जैसे कोई ऐतिहासिक डीएनए टेस्ट हुआ हो और 4 अलग-अलग लैब ने 4 बिल्कुल अलग नतीजे दे दिए हों। ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, उत्पत्ति के सिद्धांत हमेशा इतिहास का ना सबसे विवादित हिस्सा होते हैं। हाँ। और राजपूतों के मामले में ये भ्रम इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि छठी शताब्दी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आ रहा था। तो मैं श्रोताओं को बताती हूँ कि हमारे स्रोत क्या कहते हैं। हमारे पास ना 4 मुख्य सिद्धांत हैं। हम्म पहला तो वो है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का अग्निकुंड सिद्धांत। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस अग्निकुंड से 4 वंश निकले, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जी अब देखिए, तर्क के नजरिए से तो ये मतलब सीधे तौर पर एक पौराणिक कथा लगती है ना। बिल्कुल, पहली नजर में ये एक मिथक ही लगता है। और फिर दूसरा सिद्धांत है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। वो कहते हैं कि ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। हम्म ओझा जी ने आबू शिलालेख और श्रृंगी ऋषि लेख का हवाला दिया है। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा लोग इसी को मानते हैं। अच्छा। और तीसरा सिद्धांत डॉक्टर भंडारकर का है, हम्म। जो बिजौलिया शिलालेख के आधार पर कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और फिर आता है हमारा चौथा सिद्धांत। हाँ, वो हम्म, कर्नल जेम्स टॉड और वीएस स्मिथ वाला। हम्म, वो मानते हैं कि ये शक, सीथियन और हूण जैसी विदेशी जातियों की संतानें हैं। सही कहा। मतलब बस ये विदेशी जाति वाला जो सिद्धांत है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा उलझा रहा है। टॉड और स्मिथ का तर्क ये है कि अश्वमेध यज्ञ, सूर्य पूजा और सती प्रथा जैसी रस्में हम्म, इन विदेशी जातियों में भी थीं। हम्म, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग खुद को सूर्यवंशी कह रहे हैं वो असल में हूण या सीथियन हो? मतलब ये चारों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? हम्म, ये तो पूरी तरह विरोधाभासी है ना। हम्म, अगर हम इन सिद्धांतों को बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में लेंगे ना, तो ये विरोधाभासी ही लगेंगे। अच्छा, तो फिर इसे कैसे समझें? काटते नहीं है। नहीं काटते मतलब? नहीं, ये बल्कि ये दिखाते हैं कि उस वक्त समाज कैसे बदल रहा था। देखिए, छठी शताब्दी तक आते आते गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई विदेशी कबीले जैसे हूण और शक आकर बस गए थे। हाँ, ये तो है। और इसके साथ ही कई स्थानीय कबीले भी ताकतवर हो रहे थे। अब एक बात समझिए, समाज में शासन करने का जो अधिकार था वो पारंपरिक रूप से क्षत्रियों का था। हाँ, बिल्कुल। तो जो नए शासक वर्ग उभर रहे थे, चाहे वो विदेशी हों या स्थानीय, उन्हें समाज में अपनी सत्ता को जायज ठहराने के लिए एक क्षत्रिय पहचान की जरूरत थी। ओह, अच्छा। तो मतलब ये जो अग्निकुंड से निकलने का सिद्धांत है,
ये असल में कोई जादू टोना नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये एक तरह की शुद्धिकरण या सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया थी? एकदम सही पकड़ा आपने। अग्निकुंड का मिथक असल में एक, जिसे हम कहते हैं ना, समाजशास्त्रीय उपकरण या सोशियोलॉजिकल टूल था। क्योंकि ये इन योद्धाओं को रामायण और महाभारत के प्राचीन कुलों से जोड़कर उन्हें एक ऐतिहासिक वैधता दे देता है। समझ रही हूँ। और वहीं टॉड का जो विदेशी सिद्धांत है, वो बस ये बताता है कि इस योद्धा वर्ग में वो विदेशी भी घुल मिल गए थे जो भारत की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जो एक साझा योद्धा पहचान बनी, उसे ही राजपूत या राजपुत्र कहा गया। बिल्कुल, ये किसी एक परिवार का खून नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक वर्ग था। यार, ये तो बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब ये अलग-अलग धागों से बुना गया एक बहुत ही मजबूत कपड़ा था। सही कहा। तो चलिए, अब जब ये राजपूत पहचान स्थापित हो ही गई है, तो बात करते हैं उस इलाके की जिसने इस पहचान को सबसे ज्यादा गौरव दिया। मेवाड़। हाँ, मेवाड़, जिसे प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। हाँ। अब मेरे नोट्स के अनुसार यहाँ लगभग 566 ईस्वी में गुहादित्य ने गुहिल राजवंश की नींव रखी थी। जी। और इनकी कहानी भी काफी नाटकीय है। मतलब वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती के पुत्र का जन्म एक गुफा में हुआ था, इसलिए नाम गुहादित्य पड़ा। देखिए, गुफा वाली कहानी एक किंवदंती हो सकती है। हाँ, मतलब लोक कथा टाइप। जी। लेकिन गुहादित्य का जो अस्तित्व है ना, वो ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल प्रमाणित है। प्रमाणित होने की बात करें तो नोट्स में एक बहुत ही अजीब तथ्य मिला मुझे। गुहादित्य के 2000 चांदी के सिक्के मिले, और वो भी आगरा से। मतलब मेवाड़ राजस्थान में है और आगरा उत्तर प्रदेश में है। एक शुरुआती स्थानीय शासक के सिक्के इतनी दूर कैसे पहुंच गए? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम सुराग है। कैसे? आगरा में सिक्कों का मिलना ये दर्शाता है कि गुहिल वंश शुरुआत से ही ना सिर्फ एक अलग-थलग पहाड़ी कबीला नहीं था, उनके व्यापारिक संबंध थे। अच्छा, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उनकी मुद्रा का इस्तेमाल सुदूर गंगा के मैदानी इलाकों तक हो रहा था। ये एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति का साफ संकेत है। मतलब वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन गुहिल वंश का जो असली राजनैतिक और सैन्य उत्कर्ष है, वो इसके काफी बाद 8वीं शताब्दी में होता है। हाँ, बप्पा रावल के समय में। जी। 734 से 753 ईस्वी तक का उनका काल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बिल्कुल। और यहाँ मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वो क्या है? देखिए, आमतौर पर जब हम इस दौर का भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना, तो वो बचाव की कहानियों से भरा होता है। मतलब कोई आक्रमणकारी आया और राजा ने अपने किले के अंदर छुपकर रक्षा की। रक्षात्मक युद्ध। हाँ, लेकिन बप्पा रावल की रणनीति बिल्कुल आक्रामक थी। उन्होंने मुस्लिम सेनाओं को न सिर्फ खदेड़ा, बल्कि वो गजनी तक पहुंच गए। और वहां के शासक सलीम को उसी के घर में घुसकर हराया। मतलब सीवी वैद्य ने तो उन्हें फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल की उपाधि दे दी, जिसने यूरोप में अरबों के आक्रमण को रोका था। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि हमारी रक्षात्मक युद्ध शैली अचानक इतनी आक्रामक हो गई। ये बप्पा रावल की दूरदृष्टि थी। अच्छा। वो समझ गए थे कि अगर आप सिर्फ बचाव करेंगे ना, तो एक न एक दिन आप जरूर हारेंगे। 8वीं शताब्दी का वो दौर था जब उमैयद खिलाफत की सेनाएं सिंध के रास्ते भारत की ओर बढ़ रही थी। तो बप्पा रावल ने केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, उन्होंने आक्रमणकारियों की लॉजिस्टिक्स और उनके बेस कैंप्स को नष्ट करने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। अरे वाह, मतलब पहले हमला कर दो। बिल्कुल। गजनी तक जाने का मतलब सिर्फ सैन्य विजय नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश था कि मेवाड़ अब एक ऐसी ताकत है जिसके साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। और सेना चलाने के लिए मतलब बहुत सारा पैसा भी तो चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए। मैंने देखा कि बप्पा रावल ने राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, जो 11 ग्रेन के थे। ये सोने के सिक्के चलाना, और वो भी एक फिक्स्ड वजन के, इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था में जब सोने के सिक्कों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन होता ना, जैसे 115 ग्रेन का एक निश्चित वजन, तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर है और व्यापारिक मार्गों पर उनके सिक्कों पर पूरा भरोसा किया जाता है। अच्छा। मतलब एक तरह की ब्रांड वैल्यू। हाँ, एक तरह से
सोने का सिक्का सिर्फ विनिमय का साधन नहीं है, वो राज्य की संप्रभुता का एक विज्ञापन होता है। बप्पा रावल ने जो सैन्य अभियान चलाए ना, उनका खर्च इसी मजबूत व्यापारिक अर्थव्यवस्था से निकल रहा था। क्या बात है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता न तो सेना थी और न ही अर्थशास्त्र। तो फिर क्या थी? वो थी उनकी धार्मिक कूटनीति। ओह, आप कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बप्पा रावल ने पाशुपत संप्रदाय के देवता एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और ये घोषणा कर दी कि मेवाड़ के असली शासक शिव के रूप एकलिंग जी हैं और उन्हें खुद को केवल उनका दीवान यानी प्रधानमंत्री घोषित किया। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मतलब आप कह रहे हैं कि राजा खुद को राजा नहीं बल्कि एक मैनेजर बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या वहां के स्थानीय सामंत और सरदार इतने भोले थे कि वो इस राजनीतिक चाल को समझ नहीं पाए? इसका राज्य के प्रशासन पर असल में असर क्या पड़ा? देखिए, ये कोई साधारण चाल नहीं थी। ये राज्याधिकार यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को स्थापित करने का सबसे मजबूत तरीका था। अच्छा। उस समय राज्य छोटे छोटे कबीलों और सरदारों पर निर्भर था, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती थीं। हाँ, कोई भी राजा बनना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप सत्ता को एक सर्वोच्च देवता के साथ जोड़ देते ना, तो राजा के खिलाफ बगावत सिर्फ राजद्रोह नहीं रह जाती, वो धर्मद्रोह बन जाती है। एकदम सही। कोई भी सामंत एक राजा को तो चुनौती दे सकता है, लेकिन अपने ही आराध्य देवता को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। बाप रे, ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। जी, इस दीवान की अवधारणा ने ना सदियों तक मेवाड़ में एक ऐसी आंतरिक एकजुटता बनाए रखी जिसे बाहर की कोई ताकत आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। ये तो एक बहुत ही गहरी संस्थागत सोच है। बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ एक चमत्कारी शासक के दम पर तो पीढ़ियों तक राज्य नहीं चलता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम आज की कॉरपोरेट दुनिया से इसकी तुलना करें, तो बप्पा रावल किसी स्टार्टअप के उस जोशीले और आक्रामक फाउंडर की तरह थे जिसने कंपनी खड़ी कर दी और मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये काफी दिलचस्प तुलना है ना? लेकिन कंपनी को 100 साल तक चलाने के लिए आपको एक शांत दिमाग वाले सीईओ की जरूरत होती है, जो एचआर और एडमिन विभागों की स्थापना करें। तो बप्पा रावल के बाद ये काम किसने किया? ये काम 10वीं सदी में रावल अल्लट ने किया, जिन्हें इतिहास में आलू रावल भी कहा जाता है। आलू रावल? हाँ। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करना। 10वीं सदी में नौकरशाही, मतलब इसका असल में क्या काम था? क्या वो आज के मंत्रालयों की तरह काम करते थे? काफी हद तक। देखिए, राज्य का विस्तार होने पर राजा हर फैसला खुद नहीं ले सकता। तो अल्लट ने अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे टैक्स वसूलने के लिए अलग अधिकारी, न्याय के लिए अधिकारी और व्यापार को नियंत्रित करने वाले अधिकारी। अच्छा, मतलब पूरा सिस्टम सेट कर दिया। बिल्कुल। और जब कर व्यवस्था नियमित हो जाती है ना, तो राज्य की आय सुनिश्चित हो जाती है। इसके साथ ही अल्लट ने एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक कदम भी उठाया था। वो क्या? उन्होंने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। होण राजकुमारी से विवाह? ये तो सीधे तौर पर एक राजनीतिक गठबंधन लगता है। हाँ, बिल्कुल। होण उस समय भी उत्तर पश्चिम में एक ताकतवर समूह थे। ये विवाह दिखाता है कि मेवाड़ अब सिर्फ तलवार से नहीं, कूटनीति से भी अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहा था। समझ गए। और इन्हीं प्रशासनिक नींवों के कारण जब हम 13वीं सदी में आते हैं ना, तो मेवाड़ अपने स्वर्ण काल में प्रवेश करता है। स्वर्ण काल मतलब 13वीं सदी के शासक जैत्र सिंह का काल, जो 1213 से 1253 ईस्वी तक रहा। जी। स्रोतों में मैंने पढ़ा कि जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी के भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। बिल्कुल। जिसका प्रमाण हमीर मदरमर्दन ग्रंथ से मिलता है। इल्तुतमिश कोई छोटा मोटा शासक तो था नहीं, वो दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा नाम था। जी, और इल्तुतमिश को हराना मेवाड़ की सैन्य ताकत का चरम था। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ युद्धों से महान नहीं बनता। जब राज्य पूरी तरह सुरक्षित होता है, तभी कला और साहित्य पनपते हैं। सही बात है। इसीलिए जैत्र सिंह के बाद जब हम तेज सिंह के काल में आते हैं, जो 1253 से 1273 ईस्वी का था, तो वहां हमें कला का अभूतपूर्व विकास दिखता है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा रचित मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जी।
मुझे ये बात ना हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है कि जब राज्य युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो, उस समय कुछ लोग बैठकर किताबें लिख रहे हैं और चित्र बना रहे हैं। यही तो एक परिपक्व सभ्यता की निशानी है। एक समाज चित्रकला और ग्रंथों पर समय और संसाधन तभी खर्च कर सकता है जब उसके पास आर्थिक अधिशेष हो। मतलब इकोनॉमिक सरप्लस। हाँ, और उसे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा हो। बाद में समर सिंह के काल में भी विद्वानों का बड़ा जमावड़ा रहा, लेकिन इतिहास का एक बहुत ही क्रूर नियम है। वो क्या? जब कोई राज्य अपनी समृद्धि और कलात्मकता के शिखर पर पहुंचता है ना, तो वो सबसे ज्यादा चमकता है, और उसकी यही चमक साम्राज्यवादी ताकतों की नजरों में चुभने लगती है। और यहीं से हमारी ये कहानी अपने सबसे त्रासद और खौफनाक मोड़ पर आती है। जी। 14वीं सदी की शुरुआत। हम्म। रावल रतन सिंह का शासन और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज। हम्म। जनवरी 1303 में खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं स्रोतों के आधार पर थोड़ी उलझ गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमारे पास ना इस आक्रमण के दो बिल्कुल अलग-अलग कारण बताए गए हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए। देखिए, इतिहास में जब किसी बड़ी घटना का जिक्र होता है ना, तो सामरिक यथार्थ और लोक स्मृति मतलब फोक मेमोरी अक्सर आपस में टकराते हैं। हाँ। आप किन दो कारणों की बात कर रही हैं? पहला कारण जो हमारे नोट्स में है वो तो बहुत ही स्पष्ट और तार्किक है, सामरिक और व्यापारिक कारण। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी था। चित्तौड़ का किला अभेद्य माना जाता था। और सबसे अहम बात, दिल्ली से मालवा और गुजरात के बंदरगाहों तक जाने वाला जो सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वो चित्तौड़ से होकर गुजरता था। बिल्कुल। तो अगर गुजरात के समुद्री व्यापार पर कंट्रोल करना है तो चित्तौड़ को झुकाना तो जरूरी था। ये एक ठोस जियोपॉलिटिकल तर्क है। सही है। लेकिन फिर एक दूसरी कहानी आती है, रानी पद्मिनी की कहानी, जो इस घटना के 237 साल बाद 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलती है। जी। इसके अनुसार ये पूरा युद्ध सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता और खिलजी की लालसा के कारण हुआ, जिसमें राघव चेतन नाम के एक तांत्रिक ने भड़काने का काम किया। तो एक तरफ ट्रेड रूट है और दूसरी तरफ एक जुनूनी प्रेम कथा। मतलब इतिहासकार इन दोनों को कैसे तौलते हैं? हम किस पर विश्वास करें? देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर ना, हमें किसी एक पक्ष का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमें बल्कि ये समझना चाहिए कि ये दोनों ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखे गए। समकालीन फारसी स्रोतों के आधार पर सामरिक और व्यापारिक कारण एक अकाट्य ऐतिहासिक सत्य हैं। वो तो है। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य मशीनरी बहुत महंगी थी। उसे बनाए रखने के लिए उसे गुजरात के बंदरगाहों और मालवा के संसाधनों की जरूरत थी। कोई भी शासक सिर्फ एक जुनून के लिए महीनों तक अपनी इतनी विशाल सेना को रेगिस्तान में नहीं धकेलता। तो क्या हम पद्मावत की कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दें? नहीं, इसे खारिज करना भी ना इतिहास के साथ अन्याय होगा। क्यों? पद्मावत को भले ही सदियों बाद लिखा गया हो, लेकिन वो उस समाज के सामूहिक आघात या कलेक्टिव ट्रॉमा को दर्ज करता है। अच्छा, मतलब एक तरह का ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जी। चित्तौड़ का पतन एक ऐसी भयानक घटना थी जिसे वहां का समाज अपने सामान्य तर्कों से समझ नहीं पा रहा था। अक्सर जब कोई समाज बहुत बड़ी त्रासदी झेलता है ना, तो पीढ़ियों बाद वो उस हार के कारणों को रूपकों, कविताओं और भावुक कथाओं के जरिए प्रोसेस करता है। ये बात तो गहराई वाली है। जायसी की रचना उसी सांस्कृतिक स्मृति का दस्तावेजीकरण है। ये हमें ये नहीं बताती कि खिलजी ने हमला क्यों किया, हाँ। लेकिन ये हमें ये जरूर बताती है कि मेवाड़ के लोगों ने उस हमले की क्रूरता को अपनी आत्मा पर किस तरह महसूस किया था। और उस क्रूरता का परिणाम सच में रूह कंपा देने वाला था। बिल्कुल। अगस्त 1303 में 8 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ का पहला साका हुआ। रावल रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल युद्ध के मैदान में आखिरी सांस तक लड़े और बलिदान हो गए। जी। और किले के भीतर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर कर लिया। मतलब शत्रु के हाथ लगने से बेहतर खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। इसके बाद खिलजी ने किले पर कब्जा किया और उसका नाम अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। देखिए, ये कोई सामान्य सैन्य हार नहीं थी। ये एक पूरी सभ्यता का विध्वंस था। हमीर महाकाव्य और अन्य स्रोतों के साथ साथ अमीर खुसरो, जो खुद इस युद्ध में खिलजी के साथ मौजूद था। अच्छा, तो खुद वहां था? उसने लिखा है कि किले पर कब्जा करने के बाद खिलजी की सेना ने करीब 30,000 आम नागरिकों का कत्लेआम किया था। बाप रे, 30,000? जी, और
1310 ईस्वी के एक फारसी शिलालेख में तो खिलजी को दूसरा सिकंदर और ईश्वर की छाया तक कहा गया है। ये दिखाता है कि ये जीत दिल्ली सल्तनत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यहाँ ना मैं एक कदम पीछे हटना चाहती हूँ। 30,000 लोगों का कत्लेआम, जौहर, साका, ये सब बहुत भावुक करने वाला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रख दें और विशुद्ध सैन्य रणनीति की बात करें, तो हार के वास्तविक कारण क्या थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ खिलजी की विशाल सेना का परिणाम था, या गुहिल वंश की युद्ध प्रणाली में ही कोई गहरी खामी थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमें उस दौर की युद्ध तकनीकों में मिलता है। सबसे बड़ी कमजोरी थी राजपूतों के पास स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी का अभाव। मतलब उनकी कोई परमानेंट सेना नहीं थी? नहीं, मेवाड़ की सेना मुख्य रूप से जागीरदारों और सामंतों की टुकड़ियों से मिलकर बनती थी, जिन्हें सिर्फ युद्ध के समय बुलाया जाता था। अच्छा। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत ही अनुशासित, केंद्रीकृत और वेतनभोगी सेना थी, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी। और क्या वो जो 8 महीने की घेराबंदी थी, क्या उसने भी इसमें कोई भूमिका निभाई? बिल्कुल निभाई। पारंपरिक युद्ध शैली आमने सामने के युद्ध के लिए तो ठीक थी, लेकिन जब दुश्मन आपके किले को चारों तरफ से घेर कर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? वो तो है। 8 महीने बहुत लंबा समय होता है। किले के अंदर रसद और पानी का संकट पैदा होना तो स्वाभाविक था, लेकिन इन सबसे ऊपर हार का सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी एक मनोवैज्ञानिक विशेषता थी। मनोवैज्ञानिक विशेषता? जी, जिसे हम मर मिटने की भावना कह सकते हैं। वही भावना जिसे हमारी लोक कथाओं और लोकगीतों में सबसे ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। और सैन्य रणनीति के नजरिए से यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, राजपूतों के लिए युद्ध एक सम्मान आधारित प्रक्रिया थी, मतलब ऑनर बेस्ड वॉरफेयर। उनके शब्दकोश में सामरिक वापसी या पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं था। मतलब मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। जी। दूसरी ओर खिलजी की युद्ध शैली विशुद्ध रूप से व्यावहारिक और साम्राज्यवादी थी। उसे केवल जीतने से मतलब था, चाहे साधन कुछ भी हो। जब एक व्यावहारिक सैन्य मशीनरी का सामना एक ऐसी सेना से होता है जो कूटनीतिक वापसी के बजाय मरने को प्राथमिकता देती है, तो परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। मतलब युद्ध में अगर आप पीछे हटना नहीं जानते, तो आप अपनी पूरी पीढ़ी को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में ना हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जी। हमने देखा कि कैसे अग्निकुंड के समाजशास्त्री मिथकों और गुफाओं में जन्म की कहानियों से उठकर गुहिल वंश ने एक मजबूत पहचान बनाई। हमने देखा कि कैसे बप्पा रावल की आक्रामकता और 115 ग्रेन के सोने के सिक्कों ने अर्थशास्त्र की नींव रखी। कैसे अल्लट ने नौकरशाही का ढांचा तैयार किया और जैत्र सिंह ने उसे स्वर्णकाल तक पहुंचाया। और फिर हमने ये भी विश्लेषण किया कि कैसे वो स्वर्णकाल एक भयानक साम्राज्यवादी तूफान, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और खुद की सम्मान आधारित युद्ध शैली के सामने ढह गया। सही बात है। ये इतिहास हमें ये सिखाता है कि संस्थाओं का निर्माण कितनी मेहनत से होता है, और जब व्यावहारिकता की जगह सिर्फ भावनाएं ले लेती है ना, तो एक पूरी व्यवस्था कैसे बिखर जाती है। चित्तौड़ गिर चुका था, खिजराबाद नाम की एक नई मोहर उस पर लग चुकी थी। रावल रतन सिंह के साथ मेवाड़ की रावल शाखा का अंत हो गया और ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। हाँ। लेकिन इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता ना। ये एक नया सवाल छोड़ जाता है कि साका और जौहर का जो भयानक सामूहिक आघात था, क्या वो वास्तव में एक अंत था? ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि यही मर मिटने की भावना, जो उस समय एक सामरिक कमजोरी साबित हुई, वही बाद की सदियों में भारतीय प्रतिरोध का एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट बन गई। बिल्कुल। जब एक पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है, राजधानी छिन जाती है, तो जो बचता है वो राख नहीं होती, बल्कि सम्मान में हारने की वो अदम्य भावना होती है जो आने वाली पीढ़ियों के खून में शामिल हो जाती है। बहुत गहरी बात है। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि किसी राष्ट्र या सभ्यता की पहचान ईंट और पत्थरों के किलों से नहीं, बल्कि उस स्मृति से तय होती है जो हार के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस इतिहास के पन्नों में जो धड़कन और जो सबक छिपे हैं ना, उन पर विचार करते रहिए।